हेलो बच्चा पार्टी। मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है? सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट जी क्लास में स्वागत है। तो आज जो हम लोग का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का शुरुआत कैसे हुआ, ये आप ये देखिए पॉइंट नंबर 1 में, स्टोन, एप्पल एक्सेट्रा फॉल्स ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन। कुछ भी चीज़ जो अर्थ पे आता है वो ड्यू टू ग्रेविटेशन आता है। और इसको सबसे पहली बार किसने देखा? इसको सबसे पहली बार न्यूटन साहब ने देखा। एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एप्पल जो था वो ऊपर से नीचे की तरफ में गिरा। अगर इंडिया में होता तो ताड़ के पेड़ के नीचे बैठना पड़ता। ताड़ के पेड़ से ऊपर से जो नारियल है, तरकुल है, ऊपर से नीचे गिरता। और उस तरह का कोई होता तो वो उसको बताता कि भाई ये नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। इतना कुछ सोचने वाला रहे तब ना। लेकिन न्यूटन ने इसको सोचा, और न्यूटन ने जब सोचा तो न्यूटन ने ये बताया कि कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ ले ले, हम छोटा चीज़ ले लें, बड़ा चीज़ ले ले, हम चूहा ले लें, हाथी ले लें, कुछ भी ले ले। कहने का मतलब हाथी मतलब बहुत बड़ा और चूहा मतलब बहुत छोटा। चूहा ले ले, हाथी ले ले, कुछ भी ले ले, दुनिया का सारा चीज़ एक दूसरे को अपने तरफ में अट्रैक्ट करता है। अब ये देखना होगा, जैसे मान लिया जाए कि ये दो पेन है, क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, लेकिन इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो इतना नेग्लिजिबल है कि ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। हाँ, अगर मान लिया जाए कि इस पेन को हम अगर यहाँ छोड़ेंगे तो ये पेन नीचे की तरफ में गिर जाएगा। गिरा इसलिए गिरा कि पेन के मास के तुलना में जो अर्थ का मास है वो बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा है तो वो अपने तरफ में अट्रैक्ट कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना होता है तो ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मास कितने छोटे मास को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर दो बड़ा बड़ा मास रहेगा तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि कोई भी चीज़ जो है अगर वो अर्थ पे आ रहा है तो अर्थ जो है उसको क्या करता है, उसके अंदर में ग्रेविटेशन डालता है, जिसके चलते वो उसका वहाँ अट्रैक्शन होता है। अब ये अलग बात है कि अर्थ जो होता है वो बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव भी करता है, वो अलग बात है, उस पर हम लोग अलग से जानेंगे। तो यह हमारा पहला पॉइंट हो गया जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि ये दो पेन है, क्या ये दोनों पेन एक दूसरा को अट्रैक्ट करता होगा? यस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता होगा। तो ये बताता है कि मान लीजिए जाए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना दें और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ बना दें, इसका मास हम दे दें m1 और इसका मास दे दें m2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम मान लें r। तो ये वाला जो फोर्स है इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला जो मास है फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरा को अट्रैक्ट करेगा, जिसको कि हम बोलेंगे फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अब क्या करेगा भाई, कैसे करेगा? अब आते हैं हम लोग थर्ड अपने इस पॉइंट पे। ये इसको हम हटा दें यहाँ से, थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए, ये देखो, ये थर्ड पॉइंट है। ये क्या बोलता है? जिसको कि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। इस थर्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, तो नाम लिख दें यहाँ पे हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। ये क्या बताता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बताता है कि ये जो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये वाला मास और ये वाला मास का प्रोडक्ट होगा m1, यहाँ m1 लिखा हुआ है, m1 इंटू m2, दोनों का प्रोडक्ट होगा, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, तो 1/r²। अब इस दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। अब इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट m1 m2/r²। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट को साइन को यहाँ से हटाएंगे, तो जब कभी भी कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का साइन हटता है तो वहाँ पर कोई कांस्टेंट आता है, तो वो यहाँ जब इसको हटाते हैं तो यहाँ का जो कांस्टेंट आता है वो कैपिटल G आता है। इसी कैपिटल G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कैपिटल G का नाम है, इस कैपिटल G का नाम है, G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका नाम है। इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। पहले ये वाला चीज़ को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से इसका आगे कैलकुलेशन होगा। अब यह काम हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। आपने इतना तो नोट कर ही लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब देखा जाए यहाँ पर, यह हमारे लिए हो गया F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। ये जो G का जो वैल्यू होता है, ये G का वैल्यू होता है, G जो है ये याद करने वाली चीज़ है, यह है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में इसका इतना वैल्यू होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको याद रखना है हम लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है। SI सिस्टम हमने अभी लिखा है, इसको अभी जा कर के थोड़ी देर के बाद हम बता देंगे कि SI सिस्टम के जगह पर हम लोग उसका एग्जैक्ट यूनिट क्या लिखेंगे। पहले इसको हम लोग समझ लें। तो करना क्या है हम लोगों को, अब हम लोगों को G का ये जो SI सिस्टम हमने लिखा है इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है कि SI सिस्टम में क्या। तो एक काम करते हैं, पहले इस r² को इधर ले जाते हैं। तो जब r² को इधर ले जाएंगे तो FR² हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और ये m1 m2 जो है उसको नीचे इधर लाएंगे तो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, इज इक्वल टू G। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके देखते हैं। ये F फोर्स है ना, तो फोर्स है तो फोर्स का होगा क्या, फोर्स का होगा न्यूटन। r² याद करिए, ये दो ऑब्जेक्ट था, दोनों के बीच का डिस्टेंस r था। तो डिस्टेंस हमेशा SI सिस्टम में जो डिस्टेंस होता है, वो जो डिस्टेंस होता है वो किस चीज़ में होता है, वो मीटर में होता है। तो हम लोगों को यहाँ क्या करना है, यहाँ r² मतलब कि मीटर स्क्वायर। m1 m2 ये क्या है, मास है। तो SI सिस्टम में जो मास होता है वो kg में होता है। तो हम यहाँ इसके लिए 1 kg और इसके लिए 1 kg अगर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा kg²। तो ये हमारा SI सिस्टम का यूनिट बन करके तैयार हुआ। तो अब इस SI सिस्टम को हटा देते हैं। अब SI सिस्टम के जगह पर हम ये लिखेंगे कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ऐसे लिखा जा सकता है, या बहुत सारा बुक में ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो kg⁻²। ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब मन में ये
आ रहा होगा कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 कैसे हो गया, है ना। ये बात सबसे पहले आ रहा होगा कि तब तक हम क्या करते हैं कि इसके ये कैसे हुआ ये हम थोड़ी देर में भी तुरंत अभी समझाते हैं। अब इस पे हम लोग क्या करें, इस पे हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं जो कि क्लास एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। किस पे, ये वाले इस वाले फार्मूला पे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आगे की तरफ में। अब देखा जाए, क्वेश्चन है कि if the distance between two bodies is doubled, find the new force between two bodies. Find new force between two bodies. 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। चले अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। पहला इक्वेशन जैसे है वैसे ही रह जाएगा। इस इक्वेशन में बच्चा पार्टी किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं लाना है। ये इक्वेशन नंबर 1 बना करके रखे रहेंगे। अब एज पर द सिचुएशन हम दूसरे वाले को मान लेते हैं कि ये हमारा F1 है। चेंज कर लिए, कैपिटल G M1 M2। अब यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज डबल्ड। क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज डबल्ड। डबल कर दिया जाए मतलब कि R को बढ़ा करके 2R कर देते हैं, तो 2R का होल स्क्वायर। इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो G M1 M2 बाई 4R स्क्वायर। ये हमारा F1 आ गया। क्या आ गया? ये F1 आ गया। अब इसका कैलकुलेशन इधर करके दिखा देते हैं कि F1 इज इक्वल टू G M1 M2 बाई 4R स्क्वायर है। वीडियो दिखाई दे रहा है? गुड। अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक को इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करें, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इससे यदि हम कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इतने रेड, जहाँ पर रेड हम मार्क किए हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं। F बाई 4। F1 इज इक्वल टू F बाई 4। मतलब यदि डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज को हम डबल करेंगे तो जो नया फोर्स होगा वो पहले फोर्स का 1/4 हो जाएगा। अगर हम डबल करेंगे तो जो नया फोर्स जो F1 आएगा वो पहले वाले फोर्स का 1/4 हो जाएगा। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन देने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आया कैसे? किसी भी कांस्टेंट का, इसको हटा देते हैं, किसी भी कांस्टेंट का जब कभी भी निकालना रहता है तो वो थ्योरी से नहीं निकलता है। वो जब कभी भी निकलता है वो एक्सपेरिमेंट से निकलता है।
तो इसका भी एक्सपेरिमेंट किया। न्यूटन साहब फार्मूला दे करके चले गए। कहाँ चले गए? ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद, उनके जाने के बहुत सालों के बाद, 70-75 साल से ज़्यादा हमको लगता है, उससे ज़्यादा समय के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, जिस साइंटिस्ट का नाम हुआ कैवेंडिश। नाम लिख देते हैं। साइंटिस्ट का नाम था कैवेंडिश, CAVENDISH। कैवेंडिश, डिश है, डिश बनाया उन्होंने। तो कैवेंडिश साहब ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 2 गोल्ड बॉल लिया, 2 गोल्ड बॉल्स, 2 गोल्ड बॉल्स लिया, 2 गोल्ड बॉल लिया, ठीक है। और ये 2 गोल्ड बॉल लेकर के उसके बाद दोनों के बीच में उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर किया। ये 1 मिनट में हम आप लोगों को उसका ये दिखा दें, उस एक्सपेरिमेंट का आपको फ़ोटो दिखाते हैं। ये रहा एक दूसरे मोबाइल पर, ये देखिए, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये थोड़ा इसका फिगर आएगा आपके पास में, आप देखिए इसको। ये उनका एक्सपेरिमेंट हुआ। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, है ना। आप यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि एक यहाँ और एक यहाँ, ये 2 जगह पे उन्होंने अपना गोल्ड बॉल इस्तेमाल किया। और इस गोल्ड बॉल को उन्होंने एक थ्रेड से लटकाया था, और थ्रेड से लटकाने के बाद फिर उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये जो G का वैल्यू होता है वो 6.67 × 10⁻⁻11 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को अभी इसके बाद समझना है, वो ये समझना है प्यारे बच्चों, ये याद रहेगा ना कि किस साइंटिस्ट ने किया। तो साइंटिस्ट का नाम है कैवेंडिश। कैवेंडिश ने ये निकाला G का वैल्यू। और ये जो ग्रेविटेशनल, ये जो G होता है, F जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, F जो है ना, ये F, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। जब कभी भी आप फिजिक्स पढ़ें तो फिजिक्स पढ़ते समय में इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई आप स्केलर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं कि वेक्टर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। आप यदि वेक्टर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो बी केयरफुल, मतलब केयरफुल ये रहना है कि ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है और हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके डायरेक्शन पर हमेशा ध्यान दें। अगर हम डायरेक्शन पर ध्यान देंगे तो इससे रिलेटेड जब कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। अदरवाइज फिर वो न्यूमेरिकल जो है ना, अगर कैलकुलेशन सही नहीं रहेगा तो वो न्यूमेरिकल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे जाने से पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं कि एक छोटा मोटा कुछ और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर ले। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ दिस सोलर सिस्टम वर्क्स, ठीक है। तो सबसे पहला सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम कहने का मतलब है कि
जो हमारा सोलर सिस्टम है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, अर्थ है, मरकरी है, जो कुछ भी है, जो हमारा जो सोलर सिस्टम में है, ये सोलर सिस्टम वर्क करता है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। साथ साथ जैसे हम लोग आईपीएल का मैच होता है उसको देखते हैं, या कोई भी कुछ भी होता है, तुरंत यहाँ टीवी ऑन करते हैं और उसको देख लेते हैं। कहने का मतलब है सैटेलाइट जो भी होता है, ये सैटेलाइट भी जो मूव करता है, सैटेलाइट जो मूव करता है, सैटेलाइट मूव्स अराउंड द प्लैनेट, वो भी ड्यू टू ग्रेविटेशन। लेकिन ये सैटेलाइट जब मूव करता है तो वहाँ पर एक दूसरा फोर्स काम करता है जो कि अर्थ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर के तरफ में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन और अर्थ के बीच में होता है, वही उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखता है। तो वो चीज़ को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं और इस पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे सैटेलाइट पे कि इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिटवीन द सन एंड द अर्थ, which keeps the earth, in uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, ये उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखता है। मतलब कि जो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, वो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, सन से एनर्जी हम लोगों को नहीं मिलता, अर्थ जो है वो रोटेट नहीं होता। अर्थ यदि रोटेट नहीं होता तो फिर दिन और रात नहीं होता, और दिन और रात नहीं होता तो बहुत सारा चीज़ का हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पर हो सकता था। एक इमेजिनरी क्वेश्चन, मान लिया जाए ये आप मेरे हाथ को देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये हमारा अर्थ है जो कैसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे अर्थ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और आप अर्थ के ये इस पॉइंट पर आप हैं, अर्थ ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ऑल ऑफ ए सडन अर्थ का मूवमेंट बंद हो जाए, रुक जाए, तो क्या होगा? सोचिए, अर्थ मूव कर रहा है, मूव करते करते एक बैक जो है अर्थ का मोशन जो है वो रुक जाए, तो अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मूव कर रहा है और यहाँ हम हैं, और ये जैसे रुकेगा हम वहीं से क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे। मेरा मोशन बिल्कुल टेंजेंशियल हो जाएगा, टेंजेंशियल हो जाएगा और हम लोग आउट ऑफ द अर्थ चले जाएंगे। तो वी आर ऑन द सिस्टम ऑफ अर्थ ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि अब कहीं भी अगर हम लोगों को ये निकालना हुआ कि कितना वहाँ पर
ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो ये ध्यान में हम लोगों को रखना पड़ेगा कि हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम काम कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत हमने अभी इनिशियल जानकारी आपको दिया है। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट में, तो हम आपसे डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।